अटेंडेंस शीट मिली क्या? अच्छा सर के पास छोड़। ठीक है सर। Good afternoon. Today we discuss International Code of Botanical Nomenclature. नहीं इसको ऊपर सभी ले वो क्या है? हाँ, तो आप लोग देखिए, प्लांट के नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं नॉमेनक्लेचर को, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और इस रूल से सारे प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, हम नेम कैसे देते हैं, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, टेक्सान क्या होती हैं, टेक्सान की रैंकिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन कैसे हम करते हैं, नेम में यदि कोई चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है तो कैसे हम नेम को चेंज कर सकते हैं, लेजिटिमेट नेम्स क्या होते हैं, लेजिटिमेट मतलब वैलिड नेम्स, इनलेजिटिमेट नेम्स क्या होते हैं, कैसे रिजेक्ट नेम किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। और कल्टीवेटेड प्लांट के लिए अलग कोड है, जो वाइल्ड प्लांट है उनके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, लेकिन जो कल्टीवेटेड प्लांट है उनके लिए अलग कोड है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, ICNCP। तो यदि हम ICBN को देखें, हमारा मेन फोकस होगा ICBN पर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर पर। तो एक तरीके से यह जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर बना है, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है, और समय समय पर जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होती हैं, उनकी गैदरिंग होती है, वहां पे इसमें जो तमाम रूल्स और रिकमेंडेशंस होते हैं उसमें अमेंडमेंट भी होता रहता है, चेंज भी होते रहते हैं। तो आज के डेट में जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है करेंट में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे कोड को हम देखें तो इसमें कुल 3 डिवीजन है। तो मेजर कोड को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इसमें डिवीजन फर्स्ट जो है, डिवीजन फर्स्ट में 1 से लेकर के 6 तक प्रिंसिपल्स हैं। अब वो प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, या प्रिंसिपल ही इस पूरे कोड का जो है बेस है। वो कौन से 6 प्रिंसिपल है आगे उसको भी हम देखेंगे। जो डिवीजन सेकेंड है उसमें रूल्स हैं, और वह रूल्स में 75 आर्टिकल्स और 57 रिकमेंडेशंस हैं। और जो डिवीजन थर्ड है उसमें प्रोविजन है कोड को मॉडिफाई करने का। तो ब्रॉडली देखा जाए तो हमारा जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है उसको हम 3 मेजर पार्ट में बांट करके स्टडी कर सकते हैं। डिवीजन फर्स्ट क्या है, 1 से लेकर के 6 तक प्रिंसिपल। डिवीजन सेकेंड क्या है, डिवीजन सेकेंड में रूल्स और रिकमेंडेशन, उसमें 75 आर्टिकल और 57 रिकमेंडेशन। और तीसरा है यदि इन रूल्स और रिकमेंडेशन में कोई चेंज करना हो तो हम उसका चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके क्या नियम कानून होंगे, उसके बारे में जानकारी हमको डिवीजन थर्ड से मिलती है। तो 3 डिवीजन। इसके अलावा इस कोड में कुल 3 अपेंडिक्स है। जैसे किसी देश का संविधान चलता है, वहां का कानून कैसे चलेगा, कानून व्यवस्था, वहां का संविधान होता है, ठीक उसी तरीके से प्लांट में नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन किस आधार पे चलेगा, उसके लिए एक कोड बनाया गया।
और ये 3 डिवीजन्स हैं, और इसमें 3 अपेंडिक्स हैं लास्ट में, और तीनों अपेंडिक्स का क्या चीजें, कौन कौन सी अपेंडिक्स में क्या चीजें हैं। पहले अपेंडिक्स में दिया गया है कि जो हाइब्रिड प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के नाते प्लांट ब्रीडर बनाता है, तो यदि कोई हाइब्रिड प्लांट बनता है तो उसका हम नाम कैसे देंगे, उसके नाम बनाने की क्या क्राइटेरिया होगी, उसका रूल्स जो है अपेंडिक्स फर्स्ट में दिया गया है। अपेंडिक्स 2 में ऐसी फैमिलीज का लिस्ट है नाम का जिनका नाम ICVN के क्राइटेरिया के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन वह फैमिली इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के आधार पर उनका नामकरण किया गया है कि वह आज भी उनका पुराना नाम प्रचलित है, उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है, आज भी वो प्रचलित है और वो मान्य है, उतना ही मान्य है, लेकिन वह कोड के हिसाब से सही नहीं है। तो उन फैमिली का जो नाम है वह अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है। उसी तरीके से अपेंडिक्स 3 में जो जेनरा है, तमाम जेनरिक नेम हम कल बताए थे कल के लेक्चर में कि जेनरिक नेम्स कैसे बनाए जाते हैं। तो कुछ मान लीजिए कोई किसी जेनरा का नाम है जो रूल के हिसाब से सही नहीं, तो उस जेनरा को हम नाम को चेंज करेंगे, वह रिजेक्टेड लिस्ट में चला जाएगा और कोई नया नाम देंगे हम। तो जो रिजेक्टेड जेनरा है जिनके नाम प्रेजेंट टाइम में मान्य नहीं, तो रिजेक्टेड लिस्ट प्लस ऐसे भी जेनरा हैं जिनका नाम रूल के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन वह जेनेरिक नेम उस प्लांट के किसी खास कैरेक्टर के आधार पर बनाया गया है, तो इस नाते उसको मान्यता मिली हुई है और वह अपेंडिक्स 3 में लिस्टेड है। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं जैसे किसी भी टेक्स्ट बुक में लास्ट में अपेंडिक्स होता है, टेबल्स होती हैं, तो ICVN की जो बुक है उसके लास्ट में 3 अपेंडिक्स हैं। ध्यान से समझिए, पहले अपेंडिक्स में क्या है, हाइब्रिड का नाम हम कैसे देंगे, उसके लिए कौन से नियम कानून। अपेंडिक्स 2 क्या है, ऐसे फैमिली का लिस्ट है जिनका नाम नियम के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन वो काफी प्रचलित है और उनको मान्यता दी गई है। और अपेंडिक्स 3 में क्या है, ऐसे जेनरा जो नियम के हिसाब से सही नहीं है, रिजेक्टेड है, और ऐसे जेनरा जो नियम के हिसाब से सही नहीं है उनको फिर भी मान्यता दी गई है, उनका नाम कंजर्व किया गया है अपेंडिक्स 3 में। तो अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3 दोनों को मिला करके कॉमनली कहा जाता है नॉमिना कंजरवंडा। नॉमिना कंजरवंडा ये लैटिन शब्द है। नॉमिना मींस नेम और कंजरवंडा मतलब नेम दैट आर कंजर्व। तो नॉमिना कंजरवंडा के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यू में कि नॉमिना कंजरवंडा क्या है, टैक्सोनॉमी में आप लोग उसका मतलब क्या जानते हैं। तो दोज नेम्स व्हिच आर not correct according to the ICVN rules, but they are based on some important botanical characteristics and hence their old name is also recognized and they are conserved in Appendix 2 and Appendix 3 of ICVN. And these two appendix, Appendix 2 and Appendix 3 together known as Nomina Conjurvanda. Clear? कोई डाउट अपने में? तो यह एक रूपरेखा हो गई ICVN। वैसे तो बहुत बड़ी किताब है, इसको पढ़ाएं तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन हमको तो केवल 2 लेक्चर में इसको खत्म करना है। तो अब देखिए डिवीजन फर्स्ट में ICVN के प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत, जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, आप लोग थोड़ा बहुत यदि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे जो भी देश के नागरिक हैं उनका क्या मौलिक अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन किए गए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने का अधिकार, कोई रोक नहीं सकता है, सबका मौलिक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा करने का अधिकार, हम किसी भी धर्म को माने, ये फंडामेंटल राइट्स है, कोई इसको रोक टोक नहीं सकता। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए तमाम आर्टिकल्स, रूल्स बनाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का कहीं पे हनन होता है, उनका कहीं पे वायलेशन होता है, तो वह क्राइम होगा। किस कैटेगरी का क्राइम होगा, कौन सा धारा चलेगा, कौन सा केस बनेगा, ये सारा पूरा संविधान लिखा गया है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए।
हमारी क्या राइट्स है, हमारी क्या ड्यूटीज है। एज ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री व्हाट इज आवर राइट्स एंड व्हाट इज आवर ड्यूटीज, यही पूरा संविधान होता है। तो उसी तरीके से आईसीबीएम में जो प्रिंसिपल है डिवीजन फर्स्ट, कुल 6 सिद्धांत हैं और वह 6 सिद्धांतों को पालन करने के लिए उसको ध्यान में रख करके तमाम रूल्स और रिकमेंडेशंस बनाए गए हैं। और वह 6 सिद्धांत क्या हैं, आप लोगों को एकदम से जानकारी होनी चाहिए। आप एकदम से ध्यान से समझिएगा, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। देखिए, जो पहला प्रिंसिपल है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए, प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग बीइंग्स हैं और लोअर क्लासेज में हम उनको एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन आप हायर लेवल पर जाते हैं, जब टैक्सोनॉमी की बात आती है तो प्लांट टैक्सोनॉमी अलग है, एनिमल टैक्सोनॉमी अलग है। और नाम में कहीं कोई विरोधाभास ना हो, कहीं कोई विवाद ना हो, कोई कहे कि हमें नाम किसी एनिमल का दे दिए हैं, वही नाम कोई किसी पौधे को अनफॉर्चुनेटली दे दिया, तो फिर दोनों लोग आपस में विवाद करें कि ये पौधे का नाम है, ये एनिमल का नाम है, तो आपस में कंट्रोवर्सी हो। तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए जो पहला प्रिंसिपल क्या बना दिया गया है, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और यदि कोई सिमिलरिटी होगी नाम में तो वहां कोई विरोधाभास नहीं होगा, क्योंकि प्लांट एक अलग ग्रुप है और एनिमल एक अलग ग्रुप है। प्लांट किंगडम अलग है, एनिमल किंगडम अलग है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ ए टैक्सोनॉमी ग्रुप इज डिटरमिन्ड बाय मींस ऑफ नॉमेनक्लेचरल टाइप। यह वाला पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल है और आप लोगों को थोड़ा सा हम अभी समझाते हैं, आगे में इसी लेक्चर में आपको हम नेक्स्ट टर्म पे टाइपिफिकेशन रूल्स है, जिसमें तमाम तरीके के टाइप्स हैं, होलोटाइप, आइसोटाइप, सिन टाइप, पैराटाइप, कोटाइप, नियोटाइप, लेक्टोटाइप, ये सब चीजें टाइपिफिकेशन रूल्स हैं, तो उसमें हम विस्तार में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में हमें बताना चाहेंगे कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या होता है और नॉमेनक्लेचरल टाइप क्या होता है। दो चीजों को जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो देखिए, टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्या है। टैक्सोनॉमिक ग्रुप प्लांट की सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पे ग्रुपिंग की जाती है। मतलब एक जैसे पौधों को एक साथ रखा जाता है, जिनकी मॉर्फोलॉजिकल फ्लोरल कैरेक्टर एक जैसे हैं, उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। जो अलग हैं वो दूसरे ग्रुप में है, उनसे जो अलग है वो तीसरे ग्रुप में, तो उनकी ग्रुपिंग की जाती है। और वही ग्रुपिंग ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। जैसे हम मेडिकल शॉप पे जाएं तो किसी दवा का नाम हम पूछते हैं कि फला दवा हमको चाहिए, तो जो शॉपकीपर होता है 1 मिनट के अंदर वो दवा निकाल लाता है। उसके मेडिकल स्टोर में हजारों दवाइयां होती हैं। क्यों? क्योंकि वह अल्फाबेटिकली दवाइयों को अपने रैक में वो क्लासिफाई करके रखे हुए, जैसे ही दवा का नाम आता है उस रैक में चला जाएगा, अल्फाबेट में लेकर दे देता है। हम किसी किराने की दुकान पे जाएं तो पता चलेगा कि यहां पे सारे ब्रांड के बिस्किट रखे गए हैं, कुछ भी हम बिस्किट का नाम बोलेंगे वो बिस्किट लाके दे देगा। तमाम ब्रांड के साबुन रखे हैं, कॉस्मेटिक्स रखे हैं। तो इस तरीके से, उसी तरीके से प्लांट में भी जो ग्रुपिंग की जाती है, ग्रुपिंग क्यों की जाती है? क्योंकि पौधों की जो डाइवर्सिटी है बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशालकाय है, और हर पौधों को इंडिविजुअल बेसिस पे किसी के लिए भी पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। असंभव तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। तो पौधों को हम ग्रुप बना करके पढ़ते हैं। एक जैसे चीजों को हम एक ग्रुप में रखेंगे और उनको हम उस क्लास में रख करके पढ़ेंगे। कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे हम आगे देखेंगे। ठीक केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं तमाम एलिमेंट, लेकिन पीरियोडिक टेबल से मदद क्यों मिलती है? पीरियोडिक टेबल में तमाम ग्रुप, और हर ग्रुप का यदि फर्स्ट एलिमेंट टाइप एलिमेंट कहलाता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, तो उसमें जो ऊपर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? टाइप एलिमेंट। यदि उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं तो उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मोर और लेस एग्जैक्ट तो नहीं होती, लेकिन मोर और लेस सेम होती है। हमको पता चल जाता है कि ये इस ग्रुप का एलिमेंट है तो ये क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। उसी तरीके से टैक्सोनॉमी में यदि हम एक ग्रुप के टाइप को स्टडी कर लें, एक ग्रुप के टाइप प्लांट को स्टडी कर लें, तो उस ग्रुप के बाकी पौधों की जानकारी हमको
मिल जाती है, तो आसान हो जाता है, नहीं हो जाता? हम केवल टाइप को पढ़ लिए। मान लीजिए कोई एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, उसमें 1000 प्लांट है, 1000 प्लांट है। 1000 प्लांट को इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन यदि उसके नॉमेनक्लेचर में, क्लासिफिकेशन में टाइप है, तो टाइप प्लांट को, उस ग्रुप के टाइप प्लांट को स्टडी हम कर लें, तो हम पूरे 1000 प्लांट के कैरेक्टर के बारे में जान जाएंगे कि बेसिक कैरेक्टर कैसा होगा उस ग्रुप के 1000 पौधों का, केवल एक टाइप को स्टडी करने में। तो टाइप का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, टाइप प्लांट का। ये चीज समझ में आया? तो द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमिन्ड बाय मींस ऑफ नॉमेनक्लेचरल टाइप। तो जब कभी भी हम टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग बनाएंगे, टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग को हम एक शब्द में बोलते हैं टैक्सान। टैक्सान, टैक्सान सिंगुलर, एक वचन। टैक्सा, इसी को टैक्सा भी कहा जाता है, जो प्लूरल, बहुवचन। तो टैक्सा और टैक्सान एक ही चीज है, केवल सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। और टैक्सा या टैक्सान का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर रैंक। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर रैंक इज कॉल्ड टैक्सा। किसी भी रैंक की टैक्सोनॉमिक ग्रुप को हम टैक्सान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर स्पीसीज को हम बेसिक मानते हैं। टैक्सोनॉमी में स्पीसीज लोवेस्ट रैंक माना जाता है। स्पीसीज क्या होता है? लोवेस्ट रैंक होता है। और किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट रैंक होता है। तो जब इनकी हिरार्की बनेगी, मतलब नीचे से ऊपर हम चलेंगे, तो टैक्सान जैसे स्पीसीज से शुरू हुआ, एक या एक से ज्यादा स्पीसीज मिलकर के एक जीनस बनाते हैं। एक या एक से ज्यादा जीनस मिलकर के एक फैमिली, एक या एक से अधिक फैमिली मिलकर के एक ऑर्डर, एक या एक से अधिक ऑर्डर मिलकर के एक क्लास, और क्लास मिलकर के हाँ किंगडम या डिवीजन ऊपर बनाते हैं। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमिक हायरार्की नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। तीसरा है द नॉमेनक्लेचर ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। इसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे एक पूरा अलग से टॉपिक है, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, कि अलग अलग जगहों पे कई लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। सपोज करो एक ही प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्लेम करते हैं कि इस प्लांट पे हमने काम किया, उनका भी काम वैलिड है। दूसरे ने कहा इस प्लांट पे हमने भी काम किया है, हमारा भी काम वैलिड है। लेकिन किसके काम को मान्यता मिलेगी, वहां पे प्रायोरिटी डिसाइड करेगा कि किसका काम पहले आया। जिसका काम पहले आया उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो उसका क्या रूल्स है आगे हम लोग देखेंगे। चौथा है ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप with a particular circumscription, position and rank can bear only one correct name, that is earliest and validly published। कि कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो उसका केवल एक नाम हो सकता है, एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकता, और वह नाम वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, नियम के हिसाब से होना चाहिए, और वह नाम जो सबसे पहले पब्लिश हो। तो यह चौथा प्रिंसिपल है कि किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का केवल एक नाम होगा और वह नाम सही हो, वैलिड हो, और जो सबसे पहले पब्लिश हो उसको मान्यता मिलेगी। पांचवा क्या है, द साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड इन लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। कल हमने इसके बारे में बताया था कि नॉमेनक्लेचर हमेशा लैटिन लैंग्वेज में किया जाता है। ठीक है, दूसरा कोई भी लैंग्वेज मान्य नहीं है। तो भले किसी भी प्लांट का किसी लोकल लैंग्वेज से डिराइव हुआ हो, जैसे कल हमने बताया था सुगा, सुगा जापानीज नेम से डिराइव हुआ, उसको लैटिनाइज किया गया सुगा। जिंगो चाइनीज लैंग्वेज से आया, उसको लैटिनाइज किया गया जिंगो। तो भले उसका डेरिवेशन किसी भी दूसरे लैंग्वेज से हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी लैटिन डायग्नोसिस होगी, लैटिनाइज्ड फॉर्म में ही वो नाम एक्सेप्ट होगा। तो ये है पांचवा। छठवां है द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव। कि रेट्रोएक्टिव का मतलब होगा जो कोड बना है आईसीबीए में तो काफी बाद में बना है, 19वीं शताब्दी में बना है। लेकिन नॉमेनक्लेचर तो
14वीं 15वीं शताब्दी से शुरू हो गया था पौधों को पहचानना, उनका नाम देना। तब तो ये रूल्स नहीं थे। कोई पॉलिनॉमियल से दे रहा था, कोई बाइनॉमियल से दे रहा था, कोई किसी हिसाब से दे रहा था। तो जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं सॉरी जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वह बैक डेट से एक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं कि जब ये कोड एग्जिस्टेंस में आया, जब अस्तित्व में आया तभी से वो मान्य होगा। यह कोड जो है वह रेट्रोएक्टिव, बैक डेट से इफेक्टिव फ्रॉम बैक डेट्स। और वह बैक डेट क्या है? अधिक अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डेट निर्धारित है। ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डेट निर्धारित है। लेकिन एक डेट आप सभी लोग याद रखिएगा, 1 मई 1753। यदि आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो यह डेट जरूर याद रखना चाहिए। 1 मई 1753 और यह डेट है लीनियस के स्पीसीज प्लांटेरम के पब्लिकेशन का। जो लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम को पब्लिश कराया मई 1753, जिसमें लगभग 7700 मोर देन 7500 प्लांट स्पीसीज को के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो वह डेट कट ऑफ डेट है। तो कुल मिलाकर के यदि हम 60 में पढ़ें तो 6 रूल्स क्या है? पहला क्या है? बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा रूल क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप मस्ट बी बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचरल टाइप। यानी कि कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का नाम देंगे तो उसका नाम किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? नॉमेनक्लेचरल टाइप। अब वो टाइप क्या होता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तीसरा क्या है? प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। चौथा क्या है? ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ a particular rank and position can bear only one character। कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप होगा केवल उसका एक ही नाम होगा, एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकता। पांचवा क्या है? लैटिन लैंग्वेज की जो भी साइंटिफिक नेम होंगे वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे। और छठवा क्या है? जो यह कोड है वह रेट्रोएक्टिव है, बैक डेट से इफेक्टिव है। और अधिकतर जो अलग अलग डेट है, अलग अलग चीज के लिए मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर चीजों के लिए जो बैक डेट का डेट निर्धारित किया गया वो क्या है? मई 1753। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन फर्स्ट, जिसमें 1 से लेकर के 6 तक प्रिंसिपल। फिर हम आते हैं डिवीजन सेकेंड पे, जिसमें रूल्स और रिकमेंडेशंस। तो जो डिवीजन फर्स्ट है, जिसमें हम 6 प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में अलग अलग आर्टिकल्स बनाई गई हैं, रूल्स बनाए गए हैं और रिकमेंडेशंस बनाए गए हैं। तो कुल टोटल 75 आर्टिकल्स और 57 रिकमेंडेशंस हैं डिवीजन सेकेंड में। तो थोड़े से 60 लेक्चर में 75 आर्टिकल्स को पढ़ाना समझना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और रिकमेंडेशन हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसमें से पहला हम चर्चा करते हैं रैंक ऑफ टैक्सा। अभी हमने सेकेंड प्रिंसिपल पढ़ा था डिवीजन फर्स्ट में, द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचरल टाइप। और वहां पर हमने टैक्सान के बारे में पढ़ा कि टैक्सान क्या होता है या टैक्सा क्या होता है। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सा। और टैक्सा में जो स्पीसीज होती है वो सबसे बेसिक या सबसे लोअर रैंक की होती है। टैक्सान नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का यूनिट भी माना जाता है। नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का यूनिट भी माना जाता है टैक्सान। और इसकी हियरार्किकल आर्डर की फिर से चर्चा हम कर रहे हैं कि कोई भी हियरार्किकल आर्डर है टैक्सान का, तो देखिए वह स्पीसीज से शुरू होता है। स्पीसीज, कई सारी स्पीसीज मिलकर के क्या बनाती हैं? जीनस। जीनस मिलकर के फैमिली, फैमिली मिलकर के ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर के क्लास, क्लास से बनेगा डिवीजन और फिर किंगडम। तो सबसे लोएस्ट ऑर्डर क्या है? स्पीसीज। और सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है? किंगडम। और ये सब टैक्सान।
टेक्सान का कंसेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं रहता है। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, कोई किसी स्पीसीज का नाम ले तो वह टेक्सान है, लोएस्ट रैंक का। कोई किसी क्लास का नाम बताए, किसी आर्डर का नाम ले, किसी फैमिली का नाम ले, वो सब चीज टेक्सान है। क्यों? क्योंकि हम एक क्लास का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी ग्रुप के क्लास हो, वो फंजाई का हो, ब्रायोफाइट का हो, टेरिडोफाइट का हो, जिम्नोस्पर्म का हो, एंजियोस्पर्म का हो, किसी भी ग्रुप का एक क्लास हो, तो एक क्लास में ढेर सारे आर्डर होंगे नहीं होंगे ना, ढेर सारे आर्डर। तो कई आर्डर मिल करके एक क्लास बना। तो क्लास क्या है? वह एक टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग है, और उस ग्रुपिंग में कई आर्डर मिल करके एक क्लास बना है। और जो उस ग्रुप में, उस क्लास में जो आर्डर रखे गए हैं, उनकी विशेषताएं लगभग मिलती जुलती हैं, इस नाते उनको एक क्लास में रख दिया गया है। क्लियर है? तो जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हायर रैंक से लोअर रैंक की होती है, प्लेसिंग करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, प्लेस करते हैं, पहले ब्रॉड कैरेक्टर से प्लेस करते हुए नीचे पर। टीचिंग में जब हम लोग टीचिंग करते हैं लोअर क्लास में, तो टीचिंग लर्निंग में लोगों को ऊपर से हायर रैंक से लोअर रैंक पे चलते हैं, लेकिन रिसर्च में हम लोअर रैंक से हायर रैंक पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम मान लो किसी हमने प्लांट को ढूंढा, वो प्लांट अभी तक न्यू रिकॉर्ड, उस प्लांट के बारे में पहले कोई जानकारी हमको हासिल नहीं उस प्लांट के बारे में। तो उस प्लांट को हम कलेक्ट करके लाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी को, फ्लोरल टैक्सोनॉमी को, सब चीज स्टडी करेंगे। फिर उसको हम एक टेबुलेट करेंगे कि उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, क्या डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, इसको किस फैमिली में हम रख सकते हैं, या कौन सी स्पीसीज होती है, किस जनरा में रख सकते हैं, क्या है किसी जनरा की न्यू स्पीसीज है या नया जनरा भी है। अब उसको स्टडी करने से पता चलेगा, उसके कैरेक्टर को, लिटरेचर को सर्वे करने से पता चलेगा कि वो न्यू रिकॉर्ड है या पुरानी कोई जनरा है या उसकी स्पीसीज है। ठीक है? तो हमने पहले उस प्लांट को स्टडी किया, उस स्पीसीज को स्टडी किया, और जब स्पीसीज को हमने स्टडी किया तो पता चला वो न्यू रिकॉर्ड है। तो अब उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर हम ऊपर के रैंक को हम ढूंढेंगे कि इसको किस हायर रैंक में हम प्लेस कर सकते हैं। मतलब इस स्पीसीज को हम इसके कैरेक्टर के आधार पर किस जनरा में रख सकते हैं, वह जनरा किस आर्डर को बिलोंग कर, फैमिली को बिलोंग करती है, वह फैमिली किस आर्डर को बिलोंग करती है। तो कभी भी रिसर्च में या हायर क्लासेज में जब हम टैक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं तो उसका तरीका यही होता है, हम लोअर रैंक से हायर रैंक पे चलें। इसके उल्टे जब हम चाहे इंटरमीडिएट में या लोअर क्लास में या यूजी या इवन पीजी क्लास में, अधिकतर जगहों पे जो टीचर पढ़ाता है या बच्चे लिखते हैं फाइल में, पहले वो शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन का कि ये फला किंगडम, फिर फला डिवीजन, फिर ये फला क्लास, फला आर्डर। पहले किंगडम कैसे जान गए? जो प्लांट मटेरियल मिला है, जो स्पेसिमेन आपको मिला है प्रैक्टिकल में, या आपने किसी स्पेसिमेन को नेचुरल फील्ड से आपने सर्वे करके ढूंढ करके लाया है, वो तो स्पीसीज है, प्लांट स्पेसिमेन है। आप कैसे जान गए वो किंगडम? तो सिस्टम क्या होगा? पहले उस स्पेसिमेन को स्टडी करिए, कैरेक्टर को उसको टेबुलेट कीजिए, और कैरेक्टर को टेबुलेट करने के बाद फिर सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पे आप उसका रैंक डिसाइड करिए कि वह स्पीसीज किस जीनस का होगा, किस फैमिली का होगा, किस आर्डर का होगा, किस क्लास का होगा, किस किंगडम का होगा या किस डिवीजन का होगा। तो इस तरीके से चलते हैं, डायरेक्ट नाम भी नहीं लिखा जाता है। कल को आप में से भी तमाम लोग टीचर बनेंगे और बच्चे को ट्रेन करेंगे, तो क्लास में बच्चा फाइल बनाता है तो सबसे पहले लिख देता है, कोई भी पौधा दिया गया है, मान लो साइडा मिला है तो साइडा एक्यूटा, पहले ही नाम लिख दिया ऊपर पेज पे साइडा एक्यूटा। वो गलत है। आप उसके बारे में लिखिए, उसका रूट कैसा है, लीफ कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स, उसको डिसेक्ट आउट करिए, उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करिए, और फिर देखिए कि वो कौन सा स्पीसीज है और किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो उस तरीके से उसको स्टडी किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में जो एक हायरार्की होती है टैक्सॉन की, अभी आप लोगों ने देखा,
यदि हमको क्लासिफिकेशन में ज्यादा टैक्सोनॉमिक ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है, ज्यादा कब जरूरत पड़ती है? जब काफी कॉम्प्लेक्स होता है, कलेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग ज्यादा होती है, तो हमको ज्यादा टैक्सोनॉमिक रैंक की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली तो हमारा काम चल जाता है कैसे? स्पीसीज, एक या एक से ज्यादा स्पीसीज मिलकर के जीनस बनाए, जीनस से फिर फैमिली, फैमिली से बन गया आर्डर, आर्डर से बन गया क्लास, क्लास से बन गया डिवीजन और डिवीजन से बन गया किंगडम। लेकिन कभी कभी होता है कि क्लास में सब क्लास भी आ जाता है, फैमिली के अंदर सब फैमिली भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब जो उनकी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन है, फ्लोरल वेरिएशन है तो एक ही फैमिली के, लेकिन इतना वेरिएशन है तो उसकी सब ग्रुपिंग भी होती है, सब ग्रुपिंग भी होती है। जैसे हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन मान लीजिए कोई भी एक टेबलेट का हम नाम हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक, तो सिप्रोफ्लॉक्सिन टेबलेट भी आता है और सिप्रोफ्लॉक्सिन इंट्रावेनस इंजेक्शन भी आता है, ठीक है? तो दोनों चीज तो सेम है, लेकिन हम दवा पे जाएंगे तो अलग अलग चीज, उसका प्राइस अलग अलग है, उसकी क्वालिटी अलग अलग है। एक ओरल लेंगे, एक इंट्रावेनस लेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल सेम है। तो उसी तरीके से यदि वेरिएशन ज्यादा है प्लांट में, तो हमको ज्यादा उसको क्लासिफाई जब करेंगे तो हमको ज्यादा टैक्सोनॉमिक ग्रुप की आवश्यकता होगी, टैक्सान की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए रूल्स क्या हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम प्रेफिक्स सब लगाएं, SUB सब, प्रेफिक्स सब। तो जैसे एक क्लास में, एक क्लास से काम नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है उस क्लास में वेरिएशन, 2-3 सब क्लास बनाने पड़ेंगे, तो हम क्लास को हम 2 या 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लास के आगे हमने प्रीफिक्स क्या लगा लिया? सब। तो वही चीज यहां पे देखिए कि इफ ग्रेटर नंबर ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा रिक्वायर्ड, द टर्म ऑफ दीज आर गिवन बाय एडिंग प्रीफिक्स सब टू द टर्म। एग्जांपल गिवन सब स्पीसीज। यदि एक स्पीसीज में कुछ वेरिएशन है, एक है तो स्पीसीज एक ही, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन है, तो हम उसको 2 भागों में बांट देंगे, 3 भागों में, सब स्पीसीज, सब जीनस, सब फैमिली, सब ऑर्डर, सब क्लास एंड सो ऑन। और दूसरा तरीका क्या होता है? बाय इंट्रोड्यूसिंग सप्लीमेंट्री टर्म्स। वह सप्लीमेंट्री टर्म्स क्या होते हैं? यदि हमको जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट्री टर्म्स फैमिली और जीनस के बीच, तो फैमिली और जीनस के बीच में जो रैंक होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइब। फैमिली और जीनस के बीच में जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है वह क्या होता है? ट्राइब। जीनस और स्पीसीज के बीच में होता है उसको क्या होते हैं? सेक्शन। और स्पीसीज के नीचे का क्या होता है? वैरायटी। जैसे कल हमने वैरायटी के बारे में चर्चा की थी ना, कि किसी ने पूछा था कि एक प्लांट का ऐसे ऐसे है तो क्या होगा, क्या अलग अलग स्पीसीज है? हो सकता है अलग अलग स्पीसीज हो सकता है सेम स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी हो, तो वैरायटी को हम मेंशन करेंगे। तो वैरायटी कैसी है? वेरिएशन से ही तो आया वैरायटी। तो वेरिएशन किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे एक फैमिली का हम नाम लेते हैं एस्टेरेसी या कंपोजिटी, दूसरा हम नाम लेते हैं ग्रेमिनी या पोएसी, इसमें बहुत ज्यादा फ्लोरल डाइवर्सिटी। तो जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हमको ढेर सारे ग्रुप की जरूरत पड़ती है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप की। तो वहां पर हम पता चलेगा एक क्लास में 2 या 3 सब क्लास, या वहां पर जीनस और स्पीसीज के बीच में ट्राइब भी आ रहा, सेक्शन भी आ रहा, वैरायटी भी आ रही। तो यदि हमको क्लासिफिकेशन में ज्यादा टैक्सोनॉमिक ग्रुप की जरूरत पड़ती है तो हम 2 तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका क्या है? उस टैक्सोनॉमिक ग्रुप के आगे प्रीफिक्स क्या लगा लें? सब। तो सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस। दूसरा तरीका क्या है? हम सप्लीमेंट्री टर्म्स लगा लें, फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब, जीनस और स्पीसीज के बीच में सेक्शन, और स्पीसीज के नीचे का है तो वैरायटी या ऑर्डर। तो ये हो गया रैंक ऑफ टैक्सा। तो रैंक ऑफ टैक्सा समझ में आया? जो क्लासिफिकेशन में टैक्सान क्या है समझ में आया? टैक्सोनॉमिक ग्रुप। लोअर रैंक क्या है? स्पीसीज। हाईएस्ट रैंक क्या है? किंगडम। बीच के रैंक आप लोग समझे। अब नेम ऑफ टैक्सा। ICBM कहता है कि हर टैक्सा का
नाम जो है वह स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जिससे देखने में वह एक लगे। बच्चे जाते हैं स्कूल में तो यूनिफॉर्म क्यों मस्ट कर दिया जाता है? बच्चे एक जैसे लगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब एक जैसे लगेंगे देखने में। तो उसी तरीके से यदि टैक्सोनॉमिक ग्रुप एक है तो उसके नाम में भी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और वह यूनिफॉर्मिटी कब आएगी? जब एक स्पेशल सफिक्स को ऐड कर दिया जाए, स्पेशल सफिक्स को ऐड कर दिया जाए और वह सफिक्स एक्सक्लूसिव उस टैक्सान के लिए, वह सफिक्स एक्सक्लूसिव हो उस टैक्सान के लिए, तो उसका नाम स्पेसिफिक हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा उसकी मीनिंग। उदाहरण के तौर पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, डिवीजन के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वह सफिक्स क्या है? फाइटा। क्लास के लिए ऑप्सिडा, सब क्लास के लिए आईडी, ऑर्डर के लिए एएस, फैमिली के लिए एसी, सब फैमिली के लिए वाईडी, ट्राइब के लिए ई और सब ट्राइब के लिए ई। यह एक्सक्लूसिव सफिक्स हैं जो अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप या टैक्सान के लिए स्पेसिफाइड है। और जब हम इनको अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल नेक्स्ट रो में आप देखिए, इसको हम एक पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके उसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। एक डिवीजन है प्लांट का मैग्नोलियोफाइटा, तो हम कोई भी नाम लेते हैं और लास्ट में फाइटा आता है, तो फाइटा नाम आने से ही हमारे माइंड में क्या क्लिक हो जाना चाहिए? वो कौन से टैक्सान को पुकार रहा है? डिवीजन। तो फाइटा लगा है तो फाइटा से ही हम जान जाएंगे कि डिवीजन के बारे में वहां पे चर्चा हो रही है। यदि ऑप्सिडा लगा है, मैग्नोलियोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, हम कोई भी नाम लें, ब्रायोप्सिडा, तो जहां पर ऑप्सिडा लगा है इसका मतलब किसकी चर्चा हो रही है? क्लास। यदि एल्स लगा हुआ है, एल्स जैसे मालवेल्स, मैग्नोलियल्स, लेमियल्स, एस्टरेल्स, तो यदि एल्स लगा है इसका मतलब वो क्या है? ऑर्डर। और यदि एसी लगा है तो एसी किसके आगे लगता है? फैमिली। और बच्चे तो क्लास में इस तरीके का छोटा मोटा चीटिंग भी करते हैं टीचर से। जब प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होते हैं या थ्योरी के एग्जाम होते हैं और पौधों को क्लासिफिकेशन करने के लिए दिया जाता है, लिखने के लिए दिया जाता है, तो उनको नाम नहीं पता होता है किस फैमिली का है पौधा, तो उसी के आगे एसी लगा देते हैं। अब भले ही वो फैमिली एग्जिस्ट करती हो चाहे ना करती हो, एसी लगा दिया, वो फैमिली बन गई, है कि नहीं? तो एसी लगा दिया, तो मैग्नोलियेसी। अब मान लो जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो जाए। एबिलमॉस्कस, एबिलमॉस्कस भिंडी का नाम, और हिबिस्कस चाइना रोज, गॉसिपियम कॉटन, सब एक ही फैमिली का है, और मालवेसी फैमिली। अब जिस बच्चे को क्लासिफिकेशन आ रहा है, तीनों में से किसी भी प्लांट को दे दिया जाए कि उसको क्लासिफाई करो किस फैमिली का है, वो तीनों का नाम क्या लिखेगा? मालवेसी। मान लो मालवा भी है इसी पौधे, इसी फैमिली का मालवा। मालवा जो जनरा है वो टाइप जनरा है मालवेसी फैमिली का, ठीक है? तो मालवेसी। अब जिस बच्चे को नहीं आ रहा है उसको दिया गया है गॉसिपियम, कि गॉसिपियम की फैमिली बताओ, तो क्या कर देगा? गॉसिपियेसी। वो तो गॉसिप कर रहा है, गॉसिपियेसी। तो सही है कि गलत है? बच्चे के लिए तो सोच रहा है कि हम तो टीचर को, ठीक है? तो ऐसे बच्चे करते हैं, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, उसमें देखते हैं, तो बच्चे को नहीं पता, तो लेकिन ये चीज पता है उसको। फैमिली का सफिक्स पता है, एसी, वहां पर वो इंटेलिजेंट। चलो आगे चलते हैं। तो एक रहा नेम ऑफ टैक्सा। यहां पर जो आर्टिकल 18, अभी हमने बताया कुल 75 आर्टिकल्स हैं और 57 रिकमेंडेशन है। उसमें से जो आर्टिकल 18 है कोड का, वो क्या कहता है कि नेम ऑफ द फैमिली इज फॉर by adding suffix ac to the name of the type genus.
आर्टिकल 18 कहता है कि फैमिली का नामकरण करने में हम उस फैमिली के टाइप जनरा का जो नाम होगा, टाइप जनरा होगा, उसके आगे सफिक्स क्या लगाएंगे? एसी। और वह वैलिड नेम होगी फैमिली की, कि टाइप जनरा के आगे हमने एसी लगा दिया। उदाहरण के तौर पे मालवा टाइप जनरा है और उसके आगे एसी लगा दिया, तो फैमिली कौन सी बन गई? मालवेसी। तो मालवेसी वैलिड नेम है, करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू द रूल। यह आर्टिकल 18 कहता है। तो आर्टिकल 18 के हिसाब से फैमिली का नामकरण करने में दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहला चीज क्या? कि फैमिली का नाम किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? टाइप जनरा। यह प्रिंसिपल 2, अभी हमने डिवीजन फर्स्ट में प्रिंसिपल 2 पढ़ा था ना, द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचरल टाइप। तो किसी फैमिली का नाम टाइप जनरा के ऊपर होना चाहिए आधारित। और दूसरी चीज क्या है? फैमिली के नाम में जो सफिक्स होगा वो क्या चीज होगा? एसी। ये दो चीज। यदि इसको हम देखें, जितनी फैमिलीज हैं तो उसमें से कुल 8 फैमिली ऐसी हैं जिनका नाम टाइप जनरा के ऊपर आधारित नहीं है और उनके नाम के आगे एसी नहीं लगा है। आप देख सकते हैं टेबल में कि 8 ऐसी फैमिली हैं जिनका नाम टाइप जनरा के ऊपर आधारित नहीं है और जिनके नाम में के आखिरी में सफिक्स एसी नहीं। तो यह अकॉर्डिंग टू द रूल्स दीज आर इनवैलिड नेम्स, इलेजिटिमेट नेम्स ऑफ फैमिलीज। लेकिन फिर भी इन फैमिली का नाम उस फैमिली में पाए जाने वाले पौधों के महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर बनाए गए हैं, दिए गए हैं। इस नाते इस कोड के अपेंडिक्स 2 में यह लिखा गया है कि इन फैमिली के नाम को हम कंजर्व करेंगे, और अपेंडिक्स 2 में लिखेंगे, क्योंकि इन फैमिली का नामकरण उस फैमिली में पाए जाने वाले पौधों के विशिष्ट कैरेक्टर के आधार पर बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में कहां क्रूसीफॉर्म करोला होता है। गटीफेरी में गटीफर्स पाए जाते हैं, तरीके के लेटिफर्स होते हैं। लेग्यूमिनेसी में लेग्यूम्स फ्रूट पाए जाते हैं, बिना किसी विवाद के सारे लेग्यूमिनेसी में लेग्यूमिनस फ्रूट्स होते हैं। अम्बेलिफेरी में अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। कंपोजिटी में कंपोजिट फ्लावर होता है, हेड या कैपिटुलम। लेविएटी में बाइलेविएट करोला होता है। पामी में पॉमेटली या पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है। तो इस तरीके से ये जो 8 फैमिली हैं, इनका नाम बहुत ही साइंटिफिक है। नाम तो साइंटिफिक है लेकिन रूल के हिसाब से गलत है। नाम यहां पे ऐसा नहीं कि नॉन साइंटिफिक नेम्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फैमिली के नेम्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स दीज नेम्स आर नॉट वैलिड बिकॉज these names are not based on type genera and they do not have specific suffix ac। तो इनके नेम को चेंज कर दिया गया है। उनके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं और उनके टाइप जनरा क्या हैं आगे लिस्ट में दिया गया है। ठीक है। क्रूसीफेरी का अल्टरनेटिव नेम्स या करेक्ट नेम क्या है? ब्रेसिकेसी। उसका टाइप जनरा क्या है? ब्रेसिका। गटीफेरी का नाम क्या हो गया? क्लूसिएसी। टाइप जनरा क्या हो गया? क्लूसिया। लेगुमिनोसी को हम बोलते हैं फेबेसी, टाइप जनरा फेबा। अम्बलीफेरी को एपीएसी, टाइप जनरा एपीएम। कंपोजिटी को एस्टेरेसी, टाइप जनरा एस्टर। लेविएटी को लेमिएसी, टाइप जनरा लेमियम। पामी का एरेकेसी, टाइप जनरा एरेका। और ग्रेविनी का पोएसी, टाइप जनरा ओ। तो ये 8 ऐसी फैमिली हैं जो अपेंडिक्स 2 में लिस्टेड है। ठीक है। नामिना कंजर्वंडा, नेम्स दैट आर कंजर्व। टाइप मेथड या टाइपिफिकेशन रूल को हम आज स्किप करते हैं, नेक्स्ट टर्म पे लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और आधा टाइम तो आज बीत गया और इसको अलग से स्पेसिफिकली आपको हम पढ़ाएंगे, तो आज इसको हम स्किप कर जाते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। डिवीजन फर्स्ट में हमने जो तीसरा प्रिंसिपल पढ़ा था, वो तीसरा प्रिंसिपल किसको एक्सप्लेन करता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रिंसिपल 3 ऑफ द कोड स्टेट दैट नॉमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। और यह क्यों बनाया गया है? क्योंकि पौधों की जो डाइवर्सिटी है बहुत वास्ट, जियोग्राफी बहुत वास्ट है, एक साथ बहुत लोग पौधों पे काम करते हैं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है, ऐसी बहुत संभावना होती है कि एक ही पौधे पे एक साथ कई लोग काम कर रहे हैं और उनका काम वैलिड हो, और फिर वहां पे कंट्रोवर्सी होगी किसके काम को मान्यता दी जाएगी। तो वह विवाद से बचने के लिए यह प्रिंसिपल बनाया गया है। क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, जो पहले आएगा वही पाएगा। लेकिन पहले आएगा वही पाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि गलत लेकर भी आगे पा जाएगा। ठीक है, जो सही लेकर के पहले आएगा वो पाएगा। तो जिसका नाम वैलिड हो, वैलिडली पब्लिश्ड हो, और फिर वहां पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लगेगी। तो आर्टिकल 11 ऑफ द कोड स्टेट दैट ईच फैमिली और टैक्सॉन of lower rank with a particular position and rank can bear only one correct name। तो फैमिली और उससे नीचे के रैंक में कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो, केवल उसका एक सही नाम हो सकता है, एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकता। और वह नाम मान्य होगा जो वैलिडली पब्लिश्ड हो और अर्लियर पब्लिश्ड हो, जो सबसे पहले पब्लिश्ड हो। और प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के लिए एक लिमिटेशन है डेट का। अभी हमने शुरुआत में ही बताया था, वह डेट क्या है? 1 मई 1753। यह है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लीनियस स्पीसीज प्लांटेड। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को यदि हम बैक डेट पे अप्लाई करें, अभी हमने प्रिंसिपल में छठवां प्रिंसिपल क्या था? रेट्रोएक्टिव। तो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर है रेट्रोएक्टिव। तो यदि हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को रेट्रोएक्टिवली, कौन सा कट ऑफ डेट है? 1 मई 1753। तो वहां तक हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को अप्लाई करते हैं। उसके पीछे का पुराना डेट हो तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी अप्लाई नहीं होती, उसका कट ऑफ डेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दो तरीके से, एक तो पूछा जाता है कि लीनियस का स्पीसीज प्लांटेरम कब पब्लिश हुआ था, और यह भी पूछा जाता है कि प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन का कट ऑफ डेट क्या है। तो दोनों डेट एक ही है। तो एक उत्तर दो प्रश्नों के हैं, तो उत्तर महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो याद रखिए। सर स्लाइड शो कर लीजिए। स्लाइड्स होता है, इस पे क्लिक करेंगे।
from current slide. इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग अप्लाई करते हैं। एक पौधे का नाम है कैसिया सुराटेंसिस, और कैसिया सुराटेंसिस को बर्मन एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने फ्लोरा इंडिका में कैसिया सुराटेंसिस का नाम दिया गया है, और कैसिया सुराटेंसिस के ऑथर है बर्मन, और यह नाम उन्होंने कब दिया था? 1768। The same taxon was named by Lamarck. इसी टैक्सान को, इसी स्पीसीज को लेमार्क ने नाम क्या दिया? कैसिया ग्लॉका, 1785। तो पौधा एक है। बर्मन ने इसको 1768 में कैसिया सुराटेंसिस नाम दिया, और लेमार्क कहीं दूसरे वैज्ञानिक उन्होंने इसी पौधे का नाम दिया कैसिया ग्लॉका 1785 में। तो अब यहां पे जब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को अप्लाई करेंगे तो किसके नाम को प्रायोरिटी मिलेगी? बर्मन के। और ऑथेंटिक नेम क्या होगा इसका? कैसिया सुराटेंसिस। और कैसिया ग्लॉका क्या हो जाएगा? वो रिजेक्टेड नेम, रिजेक्टेड इलेजिटिमेट नेम होगा, और वह किस कैटेगरी में आएगा? सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? मोर देन वन नेम गिवन टू द सेम ऑब्जेक्ट। एक ही चीज को एक से ज्यादा नाम दे दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? सिनोनिम। रूल क्या कहता है कि किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का केवल एक नाम हो सकता है, दो नाम तो हो नहीं सकता, और यहां पर दो नाम ऑलरेडी आ गए, तो नाम तो दोनों सही अपनी जगह पे, किसी एक ही नाम को मान्यता मिलेगी ना, जो रूल कहता है। और किसकी नाम को मान्यता मिलेगी? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के आधार पर बर्मन के नाम को, क्योंकि बर्मन ने इसको पहले नाम दिया है। तो ठीक है, तो कैसिया सुराटेंसिस, सॉरी। उसी तरीके से दूसरा पौधा लासोनिया इनर्मिस, मेहंदी। लासोनिया इनर्मिस लीनियस ने 1753 में इसको नाम दिया, और इसी को लासोनिया अल्बा लेमार्क ने 1789 में दिया। तो यहां पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी लगाएंगे तो किसके नाम को प्रायोरिटी मिलेगी? लेमार्क, सॉरी लीनियस। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी समझ में आया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन। तो सपोज करिए कोई भी, आप लोग भी हैं या कोई भी काम करता है किसी भी साइंस के स्ट्रीम में, और वह काम तभी मान्य होता है जब उस काम को हम पब्लिश करें। पब्लिकेशन, अब आजकल के डेट में तब तो पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में हम अपने काम को पब्लिश कराएं तो उसको मान्यता मिलती है। तो वैलिड या इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या है, और उसको कैसे कराया जाता है, उसका क्या तरीका होता है, इस चीज को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें इस कोड में जो आर्टिकल 29 से लेकर 45 तक है, आर्टिकल 29 से लेकर 45 तक, वह बताता है कि वैलिड पब्लिकेशन की क्या कंडीशन है, वैलिड पब्लिकेशन की क्या कंडीशंस हैं। उसमें से कुछ कंडीशंस जो वैलिड पब्लिकेशन के हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पब्लिकेशन इज इफेक्टिव ओनली बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटेड मैटर टू द बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरीज। तो पब्लिकेशन तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब हम अपने काम को प्रिंटेड फॉर्म में टाइप करके प्रिंटेड फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें रिकॉग्नाइज्ड बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड लाइब्रेरीज, रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स, इंडेक्स्ड पीयर रिव्यूड जर्नल को हम भेजें, और वहां पर रिव्यूअर होते हैं, रेफरी होते हैं, उस काम को देखते हैं कि वो काम सही तरीके से किया गया है कि नहीं।
कोई चीजें क्वेरी होती है तो वो क्वेरी को सॉल्व करना पड़ता है ऑथर को, उसका जवाब देना पड़ता है, और जब फाइनल होता है तभी वो पब्लिश होता है। तो ये सबसे पहला कंडीशन है वैलिड पब्लिकेशन का कि पब्लिकेशन इज इफेक्टिव ओनली बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटेड मैटर टू द बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरीज। फिर नेक्स्ट, पब्लिकेशन इन लोकल न्यूज़पेपर, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, फोटोकॉपीड मैटर etc. are not effective. New names announced at public meeting or in non-scientific gathering are not treated as validly published. हम लोग देखते हैं कभी कभी लोकल न्यूज़पेपर में कोई आदमी काम करता है और अपने काम को प्रकाशित कर लेता है, बड़े से हेडलाइन में आ जाता है कि इन्होंने ये काम कर लिया। आता ना कभी पढ़ते हैं कि बहुत ये चीज बना लिया, ये चीज हो गया, उससे वो वैलिडली पब्लिश नहीं है। ठीक है, एक आम सोसाइटी में लोग जान जाएंगे कि हाँ कोई काम किया है किसी चीज पे, लेकिन वो काम तभी वैलिडली पब्लिश्ड होगा जब उस काम को प्रिंटेड फॉर्म में काम करने वाला रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को लाइब्रेरी से रिव्यू करा करके उसको पब्लिश करा दे। तो यदि हम लोकल न्यूज़पेपर में जो तमाम न्यूज़पेपर आते हैं अपने काम को दे करके कि भाई इतने न्यूज़पेपर में छाप दो, तो वो वैलिड पब्लिकेशन नहीं है। हम किसी भी चीज की हाथ से लिख करके उसको भेज दें बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन को, पहले माना जाता था हैंड रिटन भेज दिया जाता था, फिर वो टाइप होकर के आता था, लेकिन अब नहीं है। अब वो टाइप फॉर्म में होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं, वो ओरिजिनल होना चाहिए। फोटोकॉपी में नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, तब वो इफेक्टिव माने जाएंगे। इसके अलावा कोई नया नाम या कोई न्यू डिस्कवरीज हो, न्यू रिकॉर्ड्स हो, और उसको हम एक कॉमन या लोकल गैदरिंग में लगा करके अनाउंस कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा करके अनाउंस कर दें कि ये चीज हमने किया, वह वैलिड नहीं होगा। वह अनाउंसमेंट कहां पर होना चाहिए? साइंटिफिक गैदरिंग, कहीं पे सेमिनार हो रहा हो, कहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रहा हो, कहीं पे कोई सिंपोजियम हो रहा हो, जहां पर उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, साइंटिस्ट हैं, उनके गैदरिंग में हम जो अनाउंस करते हैं तब वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, इट मस्ट बी accompanied by a description of taxa or by a reference to previously and validly published description. यदि हम टेक्सोनॉमी की पर्टिकुलरली बात करें तो जो भी हमारा मैटर है, कोई न्यू स्पीसीज है, न्यू रिकॉर्ड है, तो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ रेफरेंस भी होना चाहिए। रेफरेंस जानते हैं ना, इस लेवल को रेफरेंस पता होगा कि कोई भी टॉपिक हम यदि पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो ये देखा जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट है, क्या वह स्टेटमेंट किसी ऑथर ने पहले दिया है, अपनी किताब में लिखा है वो चीज, तो यदि लिखा है तो हमको उसको साइट करना पड़ेगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा। कल को आप ही कोई किताब लिखें या अपनी थेसिस लिखेंगे आगे चल करके, तो थेसिस में आगे जो दूसरा लेक्चर आप लोगों का जनरल लेक्चर चलाया जा रहा है, उसमें रेफरेंसिंग का एक टाइटल भी आएगा, शायद कोर्स भी चले कि हम रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। हाँ, थेसिस राइटिंग में वो आएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है जब हम थेसिस लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं, वो पहले से नोन, पहले से की गई। हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब लिखेंगे, कोई टॉपिक लेंगे जिस पे काम करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कितने काम हो चुके हैं उसके बारे में लिखना होगा कि ये काम इस व्यक्ति ने किया है और उसका लिटरेचर ये है, इस साल में किया है। तो उसको हमको अपने थेसिस के या पेपर के पीछे उसको हम रेफर करेंगे कि इस रिसर्च पेपर में या इस किताब में या इस जर्नल में उन्होंने इस टॉपिक को पब्लिश किया। तो उस तरीके से यदि हम न्यू रिकॉर्ड या न्यू स्पीसीज डिस्कवर करते हैं तो हमको टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में ढूंढना पड़ेगा कि वह स्पीसीज नहीं है कि या वह स्पीसीज को किसी ने पहले से खोज चुका है। यदि खोजा गया है तो किसने खोजा है, क्या नाम दिया था, किस ईयर में खोजा था, तो उसकी रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी।
A new name published after 1st January 1953 must have clear indication of the rank of the taxa. देखिए यहां दूसरा डेटा है, वहां 1 मई 1753 था, यहां पे 1 जनवरी 1953। तो रैंक ऑफ टैक्सा को हमको क्लियर करना होगा। जो भी हमने टैक्सॉन डिस्कवर किया है, बनाया है, उसका रैंक क्या है, वो स्पीसीज लेवल का है, जीनस है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, उसके रैंक को मेंशन करना पड़ेगा। यदि रैंक मेंशन नहीं है तो हमारा पब्लिकेशन वैलिड नहीं है। द नेम ऑफ द टैक्सॉन मस्ट बी accompanied by a Latin diagnosis। तो जो न्यू नेम्स होंगे या जो भी हम टैक्सॉन को डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको किस लैंग्वेज में, लैटिन। दूसरा कोई लैंग्वेज है तो वह वैलिड पब्लिकेशन नहीं है। Publication on or after 1st January 1958 of a name of a new taxon of the rank of the family or below must indicates nomenclatural type। यानी कि 1st जनवरी 1958 के बाद यदि हम न्यू टैक्सॉन डिस्कवर करते हैं और उसका रैंक फैमिली या उसके नीचे का, फैमिली या उसके नीचे का है रैंक, तो हमको नॉमेनक्लेचरल टाइप को भी एक्सप्लेन करना होगा कि उस टैक्सॉन का नॉमेनक्लेचरल टाइप क्या है। जैसे अभी हमने लिस्ट फैमिली की देखी थी, तो फैमिली का टाइप जितना आगे मेंशन था ना, तो उसे फैमिली या फैमिली के नीचे का कोई टैक्सॉन है और उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसका नॉमेनक्लेचरल टाइप को मेंशन करना पड़ेगा, तब वह पब्लिकेशन वैलिड होगा। फिर आता है कि वैलिड पब्लिकेशन का डेट, किस डेट को मानेंगे कि इस डेट को हमारा मैटर जो है वो पब्लिश माना जाएगा। तो वैलिड पब्लिकेशन का डेट क्या होगा, वैलिड डेट, द डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन इज द डेट ऑन विच द प्रिंटेड मैटर बिकम अवेलेबल। किसी भी बोटेनिकल इंस्टीट्यूशन को या लाइब्रेरी को या पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स को जब हम भेजते हैं तो जो रिव्यूअर होते हैं उस चीज को स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद उसको कोई एनुअली बेसिस पर, कोई हाफ ईयरली बेसिस पर, कोई मंथली बेसिस पे जर्नल्स पब्लिश होते रहते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम वो रिव्यू होकर प्रक्रिया से गुजर जाएगा और पब्लिश होकर के वो पब्लिक डोमेन में जिस डेट को आएगा वह डेट माना जाएगा वैलिड पब्लिकेशन का। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, कॉमन क्राइटेरिया वैलिड या इफेक्टिव पब्लिकेशन। फिर आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ नेम्स और इलेजिटिमेट नेम्स। इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब जो नियम के खिलाफ नहीं है, जो नियम के हिसाब से, उसको हम क्या बोलेंगे, लेजिटिमेट। और जो नियम को ओबे नहीं करता वह क्या है, इलेजिटिमेट। तो यदि वो कौन कौन से नेम है जिनको इलेजिटिमेट माना जाता है, और यदि वह इलेजिटिमेट है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस नेम को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इलेजिटिमेट नेम्स की कौन कौन सी कैटेगरी है और उसको कैसे हम रिजेक्ट करते हैं। तो कुछ इलेजिटिमेट नेम्स या रिजेक्टेड नेम्स की कैटेगरी, सबसे पहले है सुपरफ्लुअस नेम। सुपरफ्लुअस नेम का मतलब ये होता है कि किसी प्लांट का ऑलरेडी एक नाम पहले से है और उसको दूसरा नाम दे दिया जाए, तो जानबूझ के तो कोई ऐसा करेगा नहीं, करेगा क्या? अभी हमने प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन में देखा था कि लासोनिया इनर्मिस और लासोनिया अल्बा, लासोनिया अल्बा लेमार्क ने दिया 1789 में, और 1753 में लासोनिया इनर्मिस लिनियस ने दिया। तो शायद उनके जानकारी में नहीं था, तो अपने हिसाब से उन्होंने लासोनिया अल्बा दे दिया। उसमें सफेद रंग के फूल निकलते हैं मेहंदी में, तो सफेद रंग का फूल निकलता है मेहंदी में, तो लासोनिया अल्बा बोल दिया, नाम उनका सही है। लेकिन ऑलरेडी उस प्लांट के लिए वैलिड नेम लिनियस ने पहले दे चुका है, लासोनिया इनर्मिस। तो सुपरफ्लुअस का मतलब है कि
किसी भी पौधे का नाम वैलिड नेम पहले से है और उसको दूसरा नाम दे दिया किसी ने, तो जो दूसरा नाम होगा वो कौन सा नाम होगा? सुपरफ्लुअस नेम। और ये सुपरफ्लुअस नेम है तो सुपरफ्लुअस नेम इलेजिटिमेट है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वह रिजेक्ट लिस्ट में आएगा। तो सुपरफ्लुअस नेम समझ में आया। दूसरा होता है होमोनिम्स। होमो मीन्स क्या होता है? सिमिलर। होमो मीन्स सिमिलर और निम्स का मतलब नेम। यदि एक पौधे के या दो पौधे हैं, दो पौधों का एक ही नाम, दो पौधों का एक ही नाम हो तो उनको हम क्या कहेंगे? होमोनिम्स। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में कभी कभी होता है ना, एक क्लास में एक ही नाम के कई स्टूडेंट होते हैं। कोई अर्चना है नाम तो अर्चना भी है, अर्चना भी है। सुनील भी है, सुनील भी है। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि नियम क्या कहता है कि ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मस्ट हैव ओनली वन करेक्ट नेम। तो होमोनिम्स को हम इलेजिटिमेट नेम मानते हैं। तो दो पौधे हैं और दोनों का नाम एक नहीं हो सकता। हम इंसानों में तो चल जाता है ना। यदि यहां पर ऐसा नियम लागू कर दिया जाए तो कोर्ट में तो केस की झड़ी लग जाएगी कि हमारा नाम है, हमें को पहले मान्यता मिलनी चाहिए, हम पहले पैदा हुए। ठीक है, केस की झड़ी लग जाएगी, कभी सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन प्लांट में है ऐसा। तो होमोनिम समझ में आया? सर सुपरफ्लुअस नेम और सिनोनिम एक ही चीज है दोनों? हाँ, सुपरफ्लुअस नेम प्लांट एक है, लेकिन उसके एक से अधिक नाम अननोन, बिना जाने समझे किसी ने दे दिया तो पहले से वो पौधा नोन है, लेकिन दूसरा नाम फिर आ गया उसका। दूसरा नाम दिया गया तो उसको सिनोनिम बोलेंगे ना? हाँ, वो सिनोनिम में जाएगा, उसको सुपरफ्लुअस भी बोलेंगे, सिनोनिम में। फिर आता है तीसरा टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स किसको बोलते हैं? यदि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों एग्जैक्टली सेम हो तो उसको बोलते हैं टॉटोनिम्स। जैसे आप देखो लाइनेरिया, लाइनेरिया क्या है? जनरल, और लाइनेरिया फिर स्पेसिफिक एपिथेट। तो व्हेन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर लेटर they are same, exactly repeat, they are called tautonym, and tautonym is illegitimate names, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाए। फिर आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमने बताया कि एक प्लांट का केवल एक नाम होगा, लेकिन कई ऐसे पौधे हैं जिनके कई नाम, तो उसका जो एक नाम होगा जो वैलिडली पब्लिश्ड होगा और जो सबसे पहले पब्लिश कराया होगा उसको मान्यता मिलेगी, बाकी सारे उसके क्या कहलाएंगे? सिनोनिम। जैसे कल हमने सदाबहार की चर्चा की थी, हाँ, कैथरेंथस रोजियस। कैथरेंथस रोजियस इज द वैलिड नेम। इसी को पेरीविंकल रोजियस या विंका रोजिया भी कहा जाता है। तो पेरीविंकल रोजियस या विंका रोजिया इलेजिटिमेट नेम्स हैं, दे आर सिनोनिम्स। और इसका लेजिटिमेट नेम्स क्या है? कैथरेंथस रोजियस। और नॉमिना कन्फ्यूजा, ऐसा कोई नाम जो पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में या कोई भी किसी भी तरीके का एरर या कंफ्यूजन क्रिएट करे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं नॉमिना कन्फ्यूजा। तो कुछ इलेजिटिमेट नेम्स की कैटेगरी है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए। सुपरफ्लुअस नेम क्या है? कि किसी पौधे का नाम पहले से है वैलिड और अनजाने में किसी ने दूसरा उसका नाम दे दिया, तो सुपरफ्लुअस नेम। होमोनिम्स क्या है? दो अलग अलग पौधों हैं, दोनों का नाम सेम हो जाएगा तो होमोनिम। तो उसमें उस पौधे के नाम को मान्यता मिलेगी जो पहले प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से पहले दिया गया था, दूसरे का दूसरा नाम रखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या है? टॉटोनिम। जब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली सेम हो तो वो टॉटोनिम्स। और सिनोनिम्स, एक प्लांट के एक से ज्यादा नाम तो सिनोनिम, तो उसमें वैलिड एक होगा, बाकी उसके सिनोनिम माने जाएंगे। और नॉमिना कन्फ्यूजा, ऐसे नाम जो कंफ्यूजन क्रिएट करें वह नॉमिना कन्फ्यूजा के कैटेगरी में आते हैं। यह इलेजिटिमेट या रिजेक्टेड कैटेगरी में दिए जाते हैं। थैंक यू। यदि आपको कोई क्वेरी हो
आप लोग बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के क्लियर कर सकते हैं।